Section 4 Tenancy Agreement to be in writing. Notwithstanding anything contained in Section 107 of the Transfer of Property Act, no person shall, after the commencement of this act, let or take on rent any building except by an agreement in writing. इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के बाद कोई भी पर्सन जो है अपने बिल्डिंग को किराए पर नहीं देगा और ना ही रेंट लेगा एक्सेप्ट बाय एन एग्रीमेंट इन राइटिंग, यानी कि सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में ही एग्रीमेंट होने के बाद ही किराया दिया जा सकता है और रेंट लिया जा सकता है. वेयर इन रिलेशन टू अ टेनेंसी created before the commencement of this act and where no agreement in writing was entered into, the landlord and the tenant shall enter into an agreement in writing with regard to the tenancy, including the amount of rent and the period of tenancy, and deposit a copy thereof before the control concerned within the 2 years as described in section 13C of this act. ठीक है, कह रहा है कि भाई अगर इस एक्ट के कमेंसमेंट होने से पहले ही कोई लैंडलॉर्ड या टेनेंट ने एग्रीमेंट कोई कर लिया था, ठीक है, वो भी विदाउट एनी राइटिंग, वेयर नो एग्रीमेंट इन राइटिंग वाज इंटर, विदाउट एनी राइटिंग अगर एग्रीमेंट कर लिया था इस एक्ट के आने से पहले, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट को जो है राइटिंग में एग्रीमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, उसमें क्या मेंशन करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ रेंट एंड द पीरियड ऑफ टेनेंसी, इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ रेंट एंड द पीरियड ऑफ टेनेंसी को उस एग्रीमेंट में इंक्लूड करना पड़ेगा और उसका कॉपी जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा किसको, कंट्रोलर को. कब, विद इन 2 years डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 30C ऑफ दिस एक्ट, 2 साल के अंदर अंदर जो है उसका कॉपी जो है रिटर्न एग्रीमेंट का वो डिपॉजिट करना पड़ेगा कंट्रोलर को. प्रोवाइडेड दैट वेयर द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट फेल टू प्रेजेंट जॉइंटली अ कॉपी ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट अंडर दिस सबसेक्शन, such landlord and tenants and separately file a particulars about such tenancy with the controller concerned in such form and in such manner and within 2 years as may be prescribed. अगर इस एक्ट के आने के बावजूद भी अगर ये वाला जो इसको फेल कर रहा है, जो इसमें जो कंडीशन दिया हुआ है इसको फेल कर रहा है, यानी कि वो डिपॉजिट नहीं करता है विद इन 2 years रिटर्न एग्रीमेंट, उसके बावजूद भी एक टाइम दिया गया है कि 2 साल के अंदर, फिर 2 साल के अंदर जो है आप जो है सेपरेटली फाइल कर सकते हैं पार्टिकुलर्स अबाउट द सच टेनेंसी विद इन द कंट्रोलर को. ठीक है, इन सच मैनर एंड विद इन 2 years एज मे बी प्रिस्क्राइब, कि भाई हाँ भूल गया है, नहीं कर पाया, तो वो जो है कंट्रोलर को जो है वो जो है पार्टिकुलर्स जो है रिटर्न एग्रीमेंट का दे सकता है टेनेंसी से रिलेटेड. फिर आते हैं सेक्शन 5, इनहेरिटेंस टू टेनेंसी. In the event of death of a tenant, the right of tenancy shall devolve to his successor in the following order, namely spouse, son or unmarried daughter, or where they are both son or unmarried daughter, both of them parents, daughter-in-law being the widow of his predeceased son. जब टेनेंट की डेथ हो जाएगी, मान लीजिए कि ये टेनेंट है, ठीक है, तो राइट ऑफ टेनेंसी किसको जाएगी भाई, किस पे डिवॉल्व होगी, उसके सक्सेसर को. सबसे पहले किसको जाएगी, इसको जाएगी, इसके वाइफ को. उसके बाद किसके हो जाएगा, सन को जाएगा, फिर अनमैरिड डॉटर को जाएगा. ठीक है, वेयर दे आर बोथ सन अनमैरिड डॉटर बोथ है तो दोनों को जाएगा. ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, पेरेंट्स को जाएगा. इनका जो पेरेंट्स होंगे, इसका पेरेंट्स होगा कोई फादर एंड मदर होगा, इसको जाएगा. ठीक है, फिर जो है डॉटर इन लॉ को जाएगा, बीइंग द विडो ऑफ हिज प्रीडिसीज्ड सन. ठीक है, इसकी जो वाइफ होगी, मान लो कि मर जाता है बाद में, तो इसको भी जा सकता है. इसकी जो वाइफ है, विडो है, तो इसको जाएगा लास्ट में. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द सक्सेसर हैज ऑर्डिनरी बीन लिविंग और कैरिंग ऑन बिजनेस इन द प्रीमाइसेस विद द डिसीज्ड टेनेंट एज अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली अप टू द डेट ऑफ हिज हर डेथ एंड वाज डिपेंडेंट ऑन द डिसीज्ड टेनेंट. हाँ, लेकिन एक शर्त रख दिया है कि भाई जो इसका जो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं या वाइफ है, उसके टाइम पर, उसके डेथ के टाइम तक होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि इसकी वाइफ जो है डिवोर्सी थी, वो कहीं और रहती थी, ये दिल्ली में रहता था
और ये मुंबई में रहती थी, अलग अलग रहती थी, तो इसको नहीं जाएगा। या फिर ये जो है भाग गया, बहुत पहले से ही सेपरेट रह रहा है, कोई लेना देना नहीं है बाप बेटे में, तो जो है तो फिर इसको भी नहीं जाएगा। लेना देना होना चाहिए, किसी तरह का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तो उसको जो है वो जाएगा ड्यूरिंग द डेथ ऑफ द टेनेंट, है ना। जब तक टेनेंट जीवित था तब तक उसका कोई लेना देना होना चाहिए, तभी उसको जाएगा, सक्सेसर को जाएगा, है ना। फैमिली अप टू डेट ऑफ हर हिज डेथ एंड वाज डिपेंडेंट ऑन द डिसीज टेनेंट, एंड डिपेंडेंट होना चाहिए ऑन द डिसीज टेनेंट पे, ये कह रहा है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट पीरियड ऑफ ड्यूरेशन इज लिमिटेड टू द अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ द टेनेंसी एंड इट इज ओपन टू द लैंडलॉर्ड एंड द सक्सेसर टेनेंट टू एंटर इनटू फ्रेश एग्रीमेंट। ठीक है, तो अब जो है मान लेते हैं कि 11 नवंबर को जो है टेनेंसी ख़त्म होती है, ठीक है, और ये टेनेंट मर गया 5 जून को। टेनेंट जो मरा 5 जून को, ये डेथ हुआ इसका, टेनेंट का, ठीक है। तो इतना ही पीरियड तक 11 नवंबर तक ही उसके जो सक्सेसर है उसको जाएगा, इसके बाद नहीं जाएगा। लेकिन इसके बाद जा सकता है जब फिर से फ्रेश जो है एग्रीमेंट कर ले उसका सक्सेसर और लैंडलॉर्ड जो है, फिर से फ्रेश एग्रीमेंट कर ले तो चला जाएगा, फिर से रिन्यू हो सकती है, ठीक है। फ्रेश एग्रीमेंट, यहाँ देखिए फ्रेश एग्रीमेंट कह रहा है यहाँ पे। प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू टेनेंसी शैल नॉट डिवेल अपॉन अ सक्सेसर इन केस सच सक्सेसर और हिज स्पाउस और एनी ऑफ हिज डिपेंडेंट सन और डॉटर इज ओनिंग और ऑक्यूपाइंग अ बिल्डिंग। However, he shall acquire a right to continue in position as a tenant for an unexpired period of tenancy or a period of 1 year from the date of death of the tenant or on his death, whichever is earlier। अब इसमें ये कह रहा है कि अगर उसके सक्सेसर कोई बिल्डिंग को पहले से कोई और उसके पास ऑप्शन है, ऑक्यूपाई कर रहा है, डिपेंडेंट सन और डॉटर इज ओनिंग और ऑक्यूपाइंग अ बिल्डिंग, तो फिर उस सिनेरियो में इन लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि ही शैल एक्वायर अ राइट टू कंटिन्यू इन पोजीशन एज अ टेनेंट फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ टेनेंसी और अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द टेनेंट और ऑन हिज डेथ विच एवर इज अर्लियर। फिर भी जो है उसको जो है मरने के बाद जो है, टेनेंट के मरने के बाद जो है, जो अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ टेनेंसी जो ये वाला पीरियड है उसको होल्ड करने का उसके सक्सेसर को मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगा एज ए टेनेंट फॉर अनएक्सपायर्ड टेनेंसी और अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ टेनेंट, हाँ, और ऑन हिज डेथ, या सक्सेसर के जब सक्सेसर मर जाएगा उस वक्त तक, या 1 साल, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए, ठीक है, वहाँ तक उसको होल्ड करने का राइट है सक्सेसर को, ठीक है। या तो 1 ईयर या फिर सक्सेसर का डेथ, चाहिए पहले 1 ईयर पीरियड ओवर हो जाए या फिर ये सक्सेसर जो है पहले मर जाए, दोनों में से कोई हो जाए, वहाँ तक उसको होल्ड करने का राइट है। The right of every successor referred to in subsection 1 to continue in possession of the building shall be personal to him and shall not on death of such successor devolve on any of his heirs। अब सक्सेसर के मरने के बाद, जैसे ये टेनेंट था, इसकी वाइफ थी, ये सन था, अब इसके मरने के बाद ये उसके बच्चे को नहीं जाएगा, उसके सक्सेसर को नहीं जाएगा, बस यहीं तक जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। ऑन डेथ ऑफ द सक्सेसर नथिंग इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 10 shall apply to a non-residential building and the vacant position of such land shall be delivered to the landlord within 1 year or unexpired tenancy whichever is earlier, ठीक है। लेकिन ये इस तरह का जो कंडीशन था इससे पहले, वो नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग के केस में
अप्लाई नहीं होगा। द वैकेंट पोजीशन ऑफ सच बिल्डिंग शैल बी डिलीवर्ड टू द लैंडलॉर्ड विद इन 1 ईयर। जो वैकेंट पोजीशन ऑफ सच बिल्डिंग है तुरंत जो है सक्सेसर को देना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को, ठीक है। या फिर अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ टेनेंसी जो है उस पीरियड के दौरान दे देना पड़ेगा, या 1 ईयर के अंदर में जो है सक्सेसर को वापस करना पड़ेगा, ठीक है। विचेवर इज, हाँ, अगर वो टेनेंट इंडिविजुअल है तो डेथ ऑफ द टेनेंट के टाइम पे इसको वापस करना पड़ेगा। अगर वो टेनेंट जो है एक फर्म है तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा तो वापस कर देना है, ठीक है। वही 1 ईयर क्राइटेरिया जो भी है यहाँ पे उसके हिसाब से देना पड़ेगा। या अगर वो टेनेंट अगर कंपनी है तो फिर वाइंडिंग अप जब हो जाएगा कंपनी का तो वापस कर देना पड़ेगा। अगर वो टेनेंट कॉरपोरेट बॉडी है तो डिसोल्यूशन ऑफ द कॉरपोरेट बॉडी के टाइम पे उसको वापस कर देना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट इट इज़ ओपन टू द लैंडलॉर्ड एंड सक्सेसर टेनेंट टू एंटर इनटू अ फ्रेश एग्रीमेंट। अगर वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है फिर से फ्रेश एग्रीमेंट करके, यहाँ पे ये कह रहा है लैंडलॉर्ड एंड सक्सेसर टेनेंट जो है वो चाहे तो फ्रेश एग्रीमेंट करके फिर से वो अपनी जो है कंटिन्यू कर सकता है टेनेंसी को। अब आ जाते हैं चैप्टर 2 रेगुलेशन ऑफ रेंट। इसमें क्या कह रहा है, सेक्शन 6 सलामी फाइन और एडवांस ऑफ मोर देन 1 मंथ्स रेंट नॉट टू बी क्लेम्ड और रिसीव्ड। देखते हैं क्या कह रहा है ये सेक्शन। इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन टू क्लेम और रिसीव इन कंसिडरेशन ऑफ grant, renewal or continuation of a tenancy of any building, the payment of any salami, fine or any like sum in addition to the rent or payment of any sum exceeding 1 month's rent of such building as rent in advance, provided that the payment of premium during tenancy of a building is permissible. It shall not be lawful for any person to claim or receive in consideration of grant, renewal or continuation of a tenancy of any building, the payment of any salami, fine or any like sum in addition to the rent or payment of any sum exceeding 1 month's rent of such building as rent in advance, provided that the payment of premium during tenancy of a building is permissible. कोई भी जो है एडवांस पेमेंट जो है रेंट के लिए 1 मंथ से ज़्यादा नहीं ले सकता। इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन टू क्लेम और रिसीव इन कंसिडरेशन लाइक सम एनी इस तरह का सेम सलामी टाइप का फ़ाइन जो है एडवांस, वो 1 महीने के रेंट से ज़्यादा जो है इन एडिशन टू द रेंट और पेमेंट ऑफ एनी सम एक्सचेंज 1 मंथ रेंट से ज़्यादा नहीं ले सकता है इन एडवांस में, ठीक है। 1 ही मंथ का अलाउड है। अगर 10,000 रेंट है तो 10,000 और सलामी ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता है, ठीक है। फिर रेंट पेएबल सेक्शन 7 में है, द रेंट पेएबल इन रिलेशन टू अ बिल्डिंग शैल बी द रेंट अग्रीड टू बी बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट इन राइटिंग में होना चाहिए। द स्टैंडर्ड रेंट एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 9। द रेंट पेएबल क्या हो, रेंट पेएबल होगा जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एग्रीमेंट हो गया उस हिसाब से होगा। फिर या फिर अगर उस तरह से नहीं हो पा रहा है तो स्टैंडर्ड रेंट जो है उसको कैसे डिसाइड किया जाएगा, सेक्शन 9 के हिसाब से किया जाएगा। इन द केस ऑफ टेनेंसी इंटर्ड इनटू द बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट द लैंडलॉर्ड मे मेक एन एप्लीकेशन टू द कंट्रोलर विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द सच कमेंसमेंट टू फिक्स द स्टैंडर्ड रेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 एंड द रेंट सो फिक्स शैल बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ सच कमेंसमेंट। अगर कोई एग्रीमेंट इस तरह का हुआ था टेनेंसी जो है उससे पहले का, इस एक्ट से आने से पहले, द लैंडलॉर्ड जो है एक एप्लीकेशन देगा कंट्रोलर को विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट टू फिक्स द स्टैंडर्ड रेंट, है ना। स्टैंडर्ड फिक्स रेंट करने के लिए क्या जो है एप्लीकेशन देगा कंट्रोलर को लैंडलॉर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। As per under subsection 1 of section 12 and the rents of fixed shall be payable from the date of such commencement, और उसी डेट से फिक्स हो जाएगा। सेक्शन 8 enhancement of rent of building, notwithstanding anything contained in any agreement or law to the contrary, it shall not be lawful for any landlord to increase or claim increase in the rent which is payable for time being in respect of any building except in accordance with the provisions of this act.
इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से अगर कोई भी इंक्रीमेंट किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है रेंट से रिलेटेड, तो वो अनलॉफुल होगा। यानी कि आपको इन्हांसमेंट ऑफ रेंट करना है तो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस एक्ट के अनुसार ही करना है। अब आ जाते हैं भैया सेक्शन 9 स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट अब क्या है? स्टैंडर्ड रेंट इन रिलेशन टू एनी बिल्डिंग मीन्स द रेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस of 5% per annum of aggregate amount of the cost of construction and the market price of the land comprised in the building in the year of construction। समझ में आ गया भैया? स्टैंडर्ड रेंट क्या है? स्टैंडर्ड रेंट मीन्स द रेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 5% per annum of the aggregate amount of the cost of construction and the market price of the land comprised in the building in the year of construction, provided that due allowance shall be made on the cost of construction and price of land based on the cost index as per provisions of section 45 of the Income Tax Act 1981, provided however that the rent shall always be fixed on monthly basis। लेकिन जो भी हो, जिस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे और मार्केट प्राइस ऑफ लैंड के बेसिस पे, लेकिन जो रेंट होगा वो हमेशा जो है मंथली बेसिस पे ही फिक्स किया जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन शैल बी एक्चुअल अमाउंट स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन एंड इन केस सच अमाउंट कैन नॉट बी ascertained, such cost shall be determined as per standard schedule rates of the road construction department and building construction department of the state government with reference to cost of similar construction for the year in which the building was constructed। है कि नहीं? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, असर्टेन नहीं किया जा सकता है, सच कॉस्ट शैल बी डिटरमाइंड एज पर द स्टैंडर्ड शेड्यूल रेट्स ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट एंड बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट with reference to cost of similar construction for the year in which the building was constructed। The market price of the land shall be the price for which the land was bought as gathered from the registered sale deed, as gathered from the registered sale deed, or the market value of the land notified by the registration department of the government for the year in which construction was made, whichever is high। इन दोनों में से जो भी हाई होगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा। The land shall be the total land comprising the building and such of the vacant land up to 50% of the plinth area as appertaining to there। The land shall be total land comprising the building and such of the vacant land up to 50% of the plinth area as appertaining। अब यहाँ पे क्या होगा? लैंड का मतलब क्या हुआ? देखिए, लैंड का मतलब ये हुआ, आपका ये घर है, यहाँ पे स्टेयर्स है, ठीक है, यहाँ पे यूटिलिटी रूम है, यहाँ पे पार्किंग स्पेस है, ठीक है, और यहाँ पे ये गार्डन है। तो ये कारपेट एरिया है और यहाँ तक जो पूरा हो गया वो प्लिंथ एरिया कहलाता है। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ प्लिंथ एरिया, ये होता है कारपेट एरिया। तो कारपेट एरिया, तो यहाँ क्या कह रहा है? द लैंड शैल बी द टोटल लैंड कंप्राइजिंग द बिल्डिंग एंड सच ऑफ द वैकेंट लैंड अप टू 50% ऑफ द प्लिंथ एरिया इज अपरेंट देयर टू। ठीक है, तो 50% जो आपका इससे कारपेट एरिया से जुड़ा हुआ लैंड है उसका 50% तक कैलकुलेट करना है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, डी में आते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन क्लॉज ए बी सी द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द लैंड कंप्राइज इन द बिल्डिंग परचेज फ्रॉम
or allotted by the housing board or any public sector undertaking of the government or municipality or municipal corporation shall be the aggregate amount paid or payable to such housing board or any public sector undertaking of the government or a municipality or municipal corporation as the case may be। ठीक है, अगर आपने हाउसिंग बोर्ड से ख़रीदा है या पीएसयू से ख़रीदा है, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तो उसको जो अमाउंट पे किया है उसके हिसाब से रेंट तय किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा। समझे मेरे दोस्त। सेक्शन 10 अदर चार्जेस पेबल। अ टेनेंट shall be liable to pay to the landlord besides the rent the following charges, namely charges not exceeding 15% of the rent of the amenities or as agreed to by the landlord and the tenant, maintenance charges not exceeding 10% of the rent or as agreed by the landlord and the tenant, without prejudice to the liability of landlord, 1/12 of yearly property tax in relation to the building payable to the municipality or the municipal corporation. The tenant is responsible for payment of electricity and water charges payable for the building। तो देख लो भैया टेनेंट को क्या क्या देना पड़ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स का 1/12 देना पड़ेगा, मेंटेनेंस चार्जेस नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द रेंट, मेंटेनेंस चार्ज भी देना है, कितना रेंट का 10% या फिर जो आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाए लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में उसके हिसाब से। चार्जेस नॉट एक्सीडिंग 15% ऑफ द रेंट ऑफ द फॉर द एमिनिटीज, सुविधाओं के लिए जो भी आप एमिनिटीज़ ले रहे हैं, फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, उसका 15% देना पड़ेगा या फिर जो एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से। सेक्शन 11 आ जाते हैं इन्हांसमेंट ऑफ रेंट। द स्टैंडर्ड रेंट फिक्स्ड फॉर एनी बिल्डिंग शैल बी इन्हांस्ड एवरी ईयर एट 75% ऑफ एनुअल इन्फ्लेशन रेट। याद रखिएगा 75% ऑफ एनुअल इन्फ्लेशन रेट। ये एनुअल इन्फ्लेशन रेट है भैया, एनुअल इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स इन द केस ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स and 100% of such rate in case of non residential buildings। तो ये 75% इसका एनुअल इन्फ्लेशन रेट, इसके हिसाब से आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है भैया। और 100% है किसका, 100% ऑफ एनुअल इन्फ्लेशन रेट नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के केस में। ठीक है। सेक्शन 12 आ जाते हैं। कंट्रोलर टू फिक्स स्टैंडर्ड रेंट। कंट्रोलर को क्या करना है, फिक्स करना है स्टैंडर्ड रेंट। द कंट्रोलर शेल ऑन एप्लीकेशन मेड टू हिम इन दिस बिहाफ इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर फिक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बिल्डिंग द स्टैंडर्ड रेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9। ठीक है, उसके हिसाब से फिक्स करना है। द अदर चार्जेज पेएबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 के हिसाब से करना है। द एनहांसमेंट इन रेंट एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 के हिसाब से करना है। ठीक है। In fixing the standard rent of any building or determining other charges payable or enhancement of the rent, the controller shall fix or determine or enhance the amount which appears to him to be reasonable having regard to provisions of section 9, 10 or 11 as the case may be and the other circumstances of the case। ठीक है। Where for any reason if it is not possible to fix the standard rent of any building on the principles set forth in section 9, the control may fix such rent as would be reasonable having regard to location and condition of the building and the amenities provided therein, and where there are similar or nearly similar buildings in the locality, having regard also to the rent payable in respect of such buildings, the controller would obtain consent of both parties before final fixation of the standard and the date of its applicability। ठीक है। वो आसपास के बिल्डिंग्स उस एरिया में क्या रेंट वेंट चल रहा है, क्या फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है लैंडलॉर्ड के द्वारा, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड रेंट वेंट फिक्स कर दिया जाएगा। द स्टैंडर्ड रेंट सेल इन ऑल केसेस बी फिक्स्ड फॉर अ टेनेंसी ऑफ 12 months। आफ्टर एवरी 12 months इट सेल बी फिक्स्ड अगेन ऑन द प्रिंसिपल सेट फोर्थ इन सेक्शन 11। जो स्टैंडर्ड रेंट है वो किसके लिए 12 months के लिए फिक्स किया जाएगा और एवरी 12 months में फिर से इसको फिक्स किया जाएगा। इन फिक्सिंग द स्टैंडर्ड रेंट ऑफ एनी बिल्डिंग एंड द कंट्रोल शैल फिक्स द स्टैंडर्ड रेंट देयर ऑफ इन अनफर्निश्ड स्टेट ऑफ द बिल्डिंग एंड मे ऑल्सो डिटरमाइन एनी एडिशनल चार्ज टू बी पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी फिटिंग्स और फर्नीचर सप्लाइड बाय द लैंडलॉर्ड, एंड इट शैल बी लॉफुल फॉर द लैंडलॉर्ड टू रिकवर सच एडिशनल चार्ज फ्रॉम द टेनेंट।
भैया कंट्रोलर जो है, कंट्रोलर को फिक्स करना है, अनफर्निश्ड स्टेट में करना है। अगर चाहे तो अगर कुछ फिटिंग्स लगा हुआ है, फर्नीचर वगैरह दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से भी स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर सकता है, ठीक है। In fixing the standard rent or determining other charges payable or enhancing rent in respect of any building under this section, the controls are a specified date from which the amounts of fixed or determined or enhanced shall be deemed to have effect, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रेंट जो फिक्स किया है, अब किस डेट से एप्लीकेबल होगा वो भी बता दिया जाएगा, वो भी फिक्स कर दिया जाएगा। Provided that in no case the date so specified shall be earlier than the date of filing the application for the enhancement of the standard rate, बशर्ते जो है एप्लीकेशन जब फाइल किया गया है इन्हांसमेंट के लिए उससे पहले का डेट नहीं हो सकता। ऑब्वियस रीजन, उससे पहले कैसे हो जाएगा, जब एप्लीकेशन ही बाद में लगाया है तो एप्लीकेशन की डेट से ही होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ़ द इंक्रीज इज बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट, एडिशन और स्ट्रक्चर अल्ट्रेशन, इट शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सच इम्प्रूवमेंट, एडिशन और अल्ट्रेशन। अगर इन्हांसमेंट करना है, अगर बिल्डिंग में कुछ तोड़ फोड़ मचाई हुई है, इम्प्रूवमेंट किया हुआ है, स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशन किया हुआ है, तो वो सब कंप्लीट हो जाने के बाद ही, अल्ट्रेशन इम्प्रूवमेंट के बाद ही जो है वो डेट इफेक्ट में आएगा। द कंट्रोलर में वाइल फिक्सिंग स्टैंडर्ड रेंट और डिटरमाइनिंग अदर चार्जेस पेएबल और इन्हांसिंग द रेंट ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ द arrears amount due by the tenant to the landlord in such number of installments as it deems appropriate. The controller may, while fixing standard rent or determining other charges payable or enhancing the rent, order for payment of the arrears amount due by the tenant to the landlord in such number of installments as it deems appropriate. चाहे तो जो कंट्रोलर है वो इंस्टॉलमेंट पे भी जो है टेनेंट को कह सकता है पे करने के लिए, जो भी घटाया बढ़ाया रेंट है सब जोड़ जाड़ करके जितना भी किया है, या एरियर्स वेरियर्स कुछ बाकी है तो एरियर्स ऑफ अमाउंट अगर बाकी, जैसे यहाँ एरियर्स ऑफ अमाउंट है ना बाय द टेनेंट, तो वो सब इंस्टॉलमेंट में भी दिया जा सकता है।